एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सी टेट की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपका सिलेबस, जो भी उसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है, जितने सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सी टेट 2025 प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसे स्टार्टिंग से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम जो है सी टेट देने वाले हैं, उसके लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज उन वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। और आज से मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ सी टेट का CDP, क्योंकि वो जो होता है आपके दोनों पेपर्स में हेल्प करता है, चाहे पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिससे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि जीन प्याजे से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर नहीं देखे प्रीवियस ईयर्स, तो प्रीवियस ईयर्स की जितने भी क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2024 तक सारे PYQ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे विद PDF। आप जाकर देख सकते हो, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। और जो आज की वीडियो मैं आपको कराने वाली हूँ, उसे करने के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा हुई है। और इसके नोट्स भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लास्ट टाइम में हेल्पफुल होंगे। मैंने आपके लिए नोट्स ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि आप इसे लास्ट टाइम में भी रिवीजन इजीली कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये बहुत 2 पेज में मैंने जीन प्याजे को कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी विद ट्रिक, जो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जीन प्याजे ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑल टेट में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे मैं H टेट की बात करूं, चाहे UP टेट की बात करूं, U टेट की बात करूं, C टेट की बात करूं, S टेट की बात करूं, इवन जो आपका बिहार का होने वाला है उसकी बात करूं, सारे टेट में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टॉपिक है। तो आपके ये ऑल टेट में हेल्पफुल रहेगा, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये तो है नहीं आपका कल ही एग्जाम है, आपके पास टाइम है, इसीलिए आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जो चीजें मैं बोलूंगी उसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, जीन प्याजे सबसे पहले आपके लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इनकी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो ये मैंने लिख दिया है। कब हुआ इनका जन्म? 9 अगस्त 1896 में। और मृत्यु अगर बात की जाए तो 1980 में इनकी मृत्यु हुई। 84 वर्ष ये जिए थे अपने लाइफ में। क्लियर हो गया? कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। और ये क्या थे? चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। आप इसे अपने वे में भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट इस वे में लिखा है। आप अपने वे में लिखिएगा कि इनका जन्म, मृत्यु, इसी तरीके से नीचे चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। एक एक पॉइंट आता है, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, इस टॉपिक को जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोस, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट्स में हेल्प मिल जाती है। ऑल सब्जेक्ट्स में ये देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। इन्होंने एक बात कही थी कि बच्चा जो होता है सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। ये क्लियर हो गया? इसके अगर अन्य नाम पूछे जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं कि जीन प्याजे का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन दे देगा आपको: संज्ञानात्मक विकास, विकास का सिद्धांत, संज्ञान, मानसिक, ज्ञानात्मक। ये भी इसके अन्य नाम है और ये मैंने लिख दिया है। इन्हें जो है विकासात्मक विकास का जनक भी माना जाता है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा कि विकासात्मक विकास का जनक किसे माना जाता है, तो वो है आपके जीन प्याजे। क्लियर हो गया? जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1896 में। मृत्यु हुई 1980 में। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कौन थे? चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। इसके अलावा पूछा जाता है इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका संज्ञानात्मक विकास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव थ्योरी से बोला जाता है। इसके अलावा इनके जो अन्य नाम है वो भी आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं साइड में, आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा अन्य नाम में।
क्लियर हो गया। इसके अलावा जो इनके कॉन्सेप्ट हैं, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपसे डायरेक्टली एक लाइन दे देगा, आपको पूछ लेगा कि ये किस में आता है। क्लियर हो गया। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। मैंने ये शॉर्ट वे में लिखा है, इसके बाद मैं आपको थ्योरी वे में भी समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्कीमा, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन। स्कीमा होता क्या है? जब बच्चा स्टार्टिंग में कुछ चीज देख रहा होता है तो वो अपने माइंड में उस जो भी वो चीज देखता है ना, उसकी मैपिंग यानी कि उसकी पिक्चर्स क्रिएट कर लेता है। दैट इज कॉल्ड स्कीमा। जब भी कोई बच्चा किसी भी चीज को देखता है तो उसकी जो इमेज है वो अपने माइंड में क्या कर लेता है, उसकी पिक्चर क्रिएट कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। क्लियर हो गया। सेकंड आता है आपका आत्मसातकरण यानी कि एसिमुलेशन। ये क्या होता है? जैसा तैसा, मतलब अगर उसने किसी चीज को देख लिया तो वो उसे वैसे ही समझेगा। अगर मान लीजिए उसने बॉल देखी, बॉल को बॉल ही मानेगा। उसे ये तो नहीं पता होगा कि ये फुटबॉल है या क्रिकेट खेलने की बॉल है या बास्केटबॉल है। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। उसे ये तो नहीं चीजें पता होगी। इसमें आत्मसातकरण वही होता है, उसे जैसा चीज बताई गई है, इसका मतलब है कि उसने वैसे ही उसको ग्रहण किया, जैसे को तैसा, यानी एज इट इज। इंग्लिश में याद रख सकते हैं एजिमुलेशन, एज का मतलब एज इट इज। क्लियर हो गया। थर्ड है आपका संयोजन यानी कि एकमेंडेशन। इसका मतलब होता है मॉडिफाई यानी कि चेंज। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉल का। बॉल में आपने क्या, उसने एक बॉल देखी, उसे ये तो नहीं पता ये किस चीज की बॉल है, बास्केटबॉल है या क्रिकेट की बॉल है। उसे इस चीज का तो अंदाजा नहीं है। उसने बॉल भी रख दी और एक टमाटर रख दिया, मतलब टमाटर को भी वो क्या सोच रहा है कि वो बॉल ही है क्योंकि वो गोल राउंड में दिख रही है। मतलब उसने क्या किया, ऐसी चीजों में जब हम उसे मॉडिफाई करके बताते हैं कि ये जो है टमाटर है, ये क्रिकेट की बॉल है, बास्केटबॉल है, ये इसकी बॉल है, तो मतलब इस टाइप से जब हम चीजों को मॉडिफाई करके बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि इस चीज मतलब डिफरेंस बताते हैं, दोनों में मॉडिफाई कर रहे हैं, चीजों को चेंज करके बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एकमेंडेशन। क्लियर हुआ। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? खुद को एडजस्ट करना, अपनाना, वातावरण के साथ खुद को अपनाना, चीजों को एक्सेप्ट करना। लास्ट है आपका संतुलन। क्या होता है? आपका बैलेंस बनाना, यानी कि आत्मसातकरण और संयोजन में जो बैलेंस बनता है दैट इज कॉल्ड संतुलन। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वे में आपको समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो क्या क्या होता है। अब थ्योरी वे में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे वही हैं, बस चीजों को मैंने शॉर्ट वे में रखा है। अब इसके अच्छे से देख लेते हैं नोट्स बनाने के पर्पज से। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ खुद को ढालना। हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुद को अपने आप को ढाल रहे हैं वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड अनुकूलन, एडेप्टेशन। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। पहला होता है आत्मसातकरण, सेकंड होता है आपका समायोजन। आत्मसातकरण मैंने अभी मतलब क्या होता है? जैसा तैसा, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड आत्मसातकरण। डायरेक्ट ये लाइन उठ के आती है, कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। अगर वही बात आ जाए समायोजन की, समायोजन होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके। मतलब जो हमने चीजें पहले देखी थी, जैसे मैंने बॉल बताया आपको और टमाटर, इसमें हमने पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाया, दैट इज कॉल्ड समायोजन। क्लियर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका संतुलन। संतुलन क्या होता है? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में जो संतुलन बैठाता है दैट इज कॉल्ड संतुलन। बस एक चीज याद रख सकते हैं इसमें, आत्मसातकरण प्लस समायोजन का जो मिक्सचअप होता है, मिक्सचर कर देते हैं, जैसे जूस बनाते हैं, काफी सारे फ्रूट्स उसके अंदर डालते हैं, इसी तरीके से आत्मसातकरण प्लस समायोजन दोनों का जो मिक्सअप होता है दैट इज कॉल्ड संतुलन। क्लियर हुआ। स्कीमा मैंने आपको बता दिया। जब भी बच्चा कोई चीज देखता है, माइंड में पिक्चर्स क्रिएट कर लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है उस चीज का, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। थ्योरी वे में देख लीजिए। मानव के दिमाग में जो बातें पहले से स्टोर होती हैं, अगर वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। और जो ये बच्चे होते हैं, इनमें जो ये रचना प्रतिक्रिया होती है, ये कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी बचपन से ही उनके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। क्लियर हो गया। तो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। बहुत ज्यादा फेवरेट है, इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेजेस।
जो पियाजे ने स्टेजेस दी थी, कितनी दी थी? 4 दी थी। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेजेस दी थी। तो पहली थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी कॉन्क्रीट स्टेज, फोर्थ थी फॉर्मल। क्लियर हो गया। और ये सबको सीरियल वाइज अच्छे से पता होनी चाहिए विद ईयर्स। क्लियर हो गया। इसकी एक ट्रिक देख लीजिए, SPCF, जिससे आप याद रख सकते हैं सीरियल वाइज। S मतलब सेंसरी, P मतलब प्री ऑपरेशनल, C मतलब कॉन्क्रीट, F मतलब फॉर्मल। क्लियर हो गया। एस यानी जो सेंसरी होती है वो होती है 0 से 2 साल के बच्चे में। इसके बाद है प्री ऑपरेशनल जो होती है 2 से 7 साल के बच्चे में। इसके बाद हम बात करें कॉन्क्रीट की यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी होती है 7 to 11 ईयर्स। लास्ट है आपका फॉर्मल स्टेज जो होती है आपकी 11 से अबव, मान सकते हैं आप इसे। 11 से अबव आता है तो भी ठीक है, और 11 से 15 ईयर्स तक आता है तो भी ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है। एक ही चीज होगी, या तो 11 से अबव होगा या 11 to 15 होगा। तो दोनों ही सही है, गलत नहीं होएगा। हो गया। अब देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये डायरेक्ट उठ के आपके ऑप्शन बन जाएंगे, आपको बस क्लिक करना है। क्लियर हो गया। तो एक एक ऑप्शन को ढंग से देखिएगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी से आप समझ रहे होंगे संवेदनात्मक अवस्था, यानी कि जो हमारी इंद्रियां, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो किससे सीखते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। तो वही चीज है, ज्ञानेंद्रियों से वस्तु स्थिरता की उसके अंदर भावना आ जाती है। एंड नकल करके, बच्चे जो होते हैं वो नकल करके ही सीखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, वही बच्चा रिपीट कर रहा होता है। इमिटेशन का गुण भी उनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद बात करूं प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से 7 साल के बच्चे में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण देखने को मिलता है, यानी कि उनके अंदर अपरिवर्तनीयता, ये इसमें वो चेंजेस नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि उसने ये तो बता दिया 2 गुणा 8 16 होता है, लेकिन वो 8 गुणा 2 नहीं बता पा रहा है वो कितना होता है। चीजें सेम है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, इसके अंदर इसकी कमी देखने को मिलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है आपका केंद्रीयता, मतलब एक ही चीज पे फोकस करना, दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक ही चीज पर फोकस करना। नेक्स्ट है भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक स्टेज, ये पूछ लिया जाता है सिंबॉलिक स्टेज कौन सी होती है, जिसमें हम सिंबॉलिक लर्निंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस तरीके से एक एक जो शब्द लिखा है ना मैंने, यही आपका ऑप्शन बन जाता है, इसीलिए चीजों को क्लियर करिएगा, एक एक चीज लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका आत्म केंद्रीकरण सोच यानी कि इकोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है आपका जीववाद। आत्म केंद्रीकरण का मतलब होता है कि बच्चा क्या होता है, जैसे कोई चीज है तो वो कहता है ये मेरी है। अहम केंद्रिता मतलब वो यही सोचता है कि ये चीज मेरी है। इस टाइप की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका जीववाद यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में वो अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि उसके सामने गुड्डा है तो मान लीजिए वो कहता है कि ये खाना खाता है, तो उसे इन चीजों का नहीं पता है कि लिविंग चीज कौन सी होती है, नॉन लिविंग चीज कौन सी होती है। तो ये किसमें आपको देखने को मिलता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें डायरेक्ट ये वर्ड भी आ जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक कौन सी होती है, तो वो मूर्त ही होती है। इसमें एक चीज ये अच्छी होती है जिसमें बच्चा लॉजिक यानी कि तर्क लगाने लगता है, समय आकार स्थान दूरी इन चीजों में अंतर करने लगता है। नेक्स्ट है जो चीजें आपको जो इसमें कमी देखने को मिलती है ना, वो इसके अंदर पूरी हो जाती है। जैसे कि रिवर्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया 8 into 2 कितना होता है 16, तो 2 into 8 भी बच्चा बता देगा किसके अंदर, मूर्त संक्रियात्मक में, क्योंकि बच्चा लॉजिक लगा रहा है। क्लियर हो गया। श्रृंखलाकरण का गुण देखने को मिलता है, आगमनात्मक यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलता है, एंड वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का गुण देखने को मिलता है। कुल मिला के याद रखना है जो इसमें कमी देखने को मिलेगी, मतलब ये सारी स्टेजेस इसके अंदर भी आएंगी लेकिन इसमें कमी देखने को मिलेगी, और इसमें गुण, इसमें जो होता है वो चीजों को सीख जाता है, ये इसमें गुण और इसमें कमी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अमूर्त का देख लेते हैं। अमूर्त में जो होता है ये अंतिम अवस्था है, इसके अंदर अमूर्त सोच का निर्माण होता है, तर्कणा होती है, समस्याओं का हल करने लगता है, निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनने लगती है।
समस्या समाधान करने लगता है क्योंकि लास्ट स्टेज में है। इसके बाद सोचना, विचार, अपनी राय देने लगता है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष निकालने लगता है, चीजों के बीच में अपनी राय देता है एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचने लगता है, यानी कि अपसारी चिंतन। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जिसके जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके काफी सारे आंसर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। पूछा जाता है, याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी स्टेजेस जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। कुछ भी पूछ लेता है, एज पूछ लेगा, कौन सी किसमें कितने एज है, और ये जैसे मैंने वर्ड्स लिख दिया, मैंने इसलिए ना थ्योरी वे में नहीं लिखा है स्टेजेस को, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के पर्पज से, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में उसमें जो पॉइंट पूछे जाते हैं ना, एक एक वर्ड वो उठा के मैंने इसके अंदर रखे हैं। इसीलिए इन चीजों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, वहां से जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से आपको मैं सिद्धांत कवर करवाऊंगी, जितने भी हैं, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग, सारी चीजें लेकर आऊंगी, एक एक टॉपिक को समझाऊंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो क्लियर हुई हो। अगर आपकी फिर भी कोई क्वायरी रहती है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।